हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ, वो मंजिल के मुसाफिर। तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। मैं आपको थक कर बैठने नहीं दूंगा, आपको ऊर्जावान करता रहूंगा, आपको पागलपन आपके अंदर लाऊंगा, आपके मंजिल के प्रति आपके दीवाना बनाऊंगा। इसीलिए मैं फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ये वीडियो है भूगोल का है, क्लास 8 जो सामाजिक विज्ञान के तहत एक भूगोल है, चैप्टर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चंस लाया गया। इसमें टॉपिक है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। 1 2 3 4 5 टॉपिक्स है, उसमें से 2 टॉपिक्स का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक भूमि है और एक मृदा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 बोलता है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। भूपृष्ठ पहला प्रश्न है कि भूपृष्ठ किसे कहते हैं। तो भूमि का सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, पार्ट्स होता है, उसे भूपृष्ठ कहते हैं। अब वह भूपृष्ठ का पूरे भूपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। तो इसका आंसर है 30%। 30% भूपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल का 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल का नाम बताइए। तो भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल का नाम है थार। गाड़ी का भी नाम सुने होंगे थार, और मरुस्थल का भी नाम है थार। अब ये थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो ऐसा नहीं कर दीजिएगा भारत में, तो राज्य की बात पूछ रहे हैं, तो वो है राजस्थान में। अब राजस्थान में भी कहा, पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा आपको ये। तो भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल या एकमात्र मरुस्थल मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक और ठंडा मरुस्थल है भारत में, एक और ठंडा मरुस्थल है, उसका नाम आप लोग आंसर में कमेंट करेंगे। सारंडा वन बहुत ही प्रसिद्ध वन है। ये कहाँ पाया जाता है? सारंडा वन बहुत खतरनाक जंगल है, ये बहुत घना जंगल है। यहाँ पे मनुष्यों को पाना बहुत कम लोग रहते हैं। बहुत खतरनाक, यहाँ का मच्छर भी बहुत खतरनाक है। ये सारंडा वन जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम पाया जाता है। ये पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है सर? ये है झारखंड में। तो सारंडा वन कहाँ आपको मिलेंगे? झारखंड में मिलेगा। झारखंड का कौन सा जिला? तो पश्चिमी सिंहभूम का जिला। चाईबासा पार्ट्स जो होता है उधर मिलता है। चलिए 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूरे विश्व में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत? अगर पूरा भूमि की बात करें तो हम लोग को पता है कि पूरा भूमि में 71% लगभग जल है, बाकी जो बच गया सब भूमि है। उसी में पहाड़ है, उसी में पठार है, उसमें समतल भूमि है, तो ये सभी उसी में आएगा। बोलते हैं पूरे विश्व की कृषि योग्य भूमि कितना है। अगर पूरा भूमि को 100% माना जाए तो उसमें कृषि योग कितना होगा? तो कृषि योग भूमि पूरे विश्व की बात किया जा रहा है, 11% है। तो उसी तरह एक प्रश्न यहाँ है कि पूरे भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 5। जैसे पूरे विश्व में मैंने बताया कि 11% है, तो भारत में कितना है? तो भारत में है 57%। 57% पाया जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जोड़ते हैं, जैसे चारागाह। पूरे विश्व में चारागाह के लिए कितना है? तो ये है 26%। चारागाह के लिए 26% है। वन कितना है? तो 31% है। भारत में देखें तो भारत में चारागाह के नाम पे मात्र 4% है। वन तो आपको पता है लगभग 22% है। थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ है, नए आंकड़े देख लेंगे। ये बुक में जो दिया उसके अनुसार मैंने आपको बताया। तो क्या था कि कृषि योग्य भूमि विश्व में और भारत में 1157,
4 26 4 1 31 22 नए आंकड़े कुछ और बताएंगे 1 के लिए। लेकिन भूमि संसाधन के संरक्षण के तरीके बताइए। अब भूमि को बचाना है, संरक्षण करना है, तो कैसे बचा सकते हैं? तो भूमि को संरक्षण करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है वन रोपण। वन रोपण आपको तो सारे तरीके तो नहीं पूछेगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो क्या होगा ध्यान रखिएगा, वहां बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सी तरीका है जो भूमि संसाधन के संरक्षण के तरीका नहीं है। कोई 3 दे देगा संरक्षण वाला, 1 दे देगा नहीं वाला, तो ध्यान रखिएगा। तो भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए पहला तरीका क्या है, पेड़ पौधे जितने से जितने ज्यादा हो सकते लगाएं। फिर दूसरा क्या है, रासायनिक कीटनाशक या फिर उर्वरक, इनका जितना कम से कम उपयोग करें वो भूमि के लिए फायदेमंद होता है। तीसरा नंबर किसका है, भूमि संसाधन के संरक्षण का। इसके लिए क्या करना होगा, आपको मैंने बताया वन रोपण, कीटनाशक का उपयोग, फिर कम करना, और अतिचारण मतलब जहां तहां जानवरों को खुला छोड़ने से भी नुकसान होता है। चौथा, जैसे कोई खनन एरिया देखते हैं तो खनन में क्या होता है, खनन के पश्चात उसको खाली छोड़ दिया जाता है। खनन के पश्चात जो भूमि होता है खाली होता है उसको खनन को भर देना। खनन के पश्चात खाली या खनन जो खाली भूमि होता है उसको भरना, ये भरने से क्या होता है, भूमि संसाधन के संरक्षण किया जा सकता है। भूमि को बचाना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत क्या कहलाती है? तो भूपृष्ठ मैंने बताया भूमि को जो ऊपर का लेयर जो होता है उसको भूपृष्ठ कहते हैं, भूमि का पृष्ठ भाग। लेकिन उसमें पतला लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग मृदा कहते हैं। उस पतली को मृदा कहते हैं, मृदा मिट्टी जिसको लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न, मृदा निर्माण के प्रमुख कारक कौन कौन से? तो मृदा यूं ही नहीं चुटकी बजाने से मृदा निर्माण नहीं होता है, कई वर्ष लगते हैं। जैसे पहला नदियां निकलती है तो चट्टान को तोड़ते हैं, तो उसके लिए होता है जनक शैल, उसको बोलते हैं जनक शैल। अब वो जनक शैल आगे टूटते फूटते आगे बढ़ेंगे। फिर जलवायु चाहिए, ठंडा गर्म चाहिए, जलवायु, स्थलाकृति भी चाहिए, समय भी चाहिए आदि। ये सभी अगर मिलेंगे तभी मृदा का निर्माण हो पाएगा, नहीं तो नहीं में हो पाएगा। जनक शैल हो गया, जलवायु हो गया, स्थलाकृति हो गया, जैव पदार्थ हो गया, समय हो गया, ये सभी क्या है, मृदा निर्माण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले कारक हैं। मृदा निर्माण लाखों वर्ष में होता है। जैसे जनक शैल टूटा तो वह टूटते फूटते आगे बढ़ता है, फिर और छोटा टुकड़ा में और छोटा टुकड़ा में अंततः बालू, फिर बालू से जिसको रेत बोलते हैं, रेत से अंततः फिर वह मृदा में परिवर्तित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है वह बहुत उपजाऊ होता है। ये ह्यूमस क्या होता है? एक प्रश्न आपसे पूछा मैंने, यह बताया भी कि जिस मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है वो क्या होता है, तो सबसे अधिक उपजाऊ होता है। ये ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो होता है वह पादप, जीव, जंतु या जंतुओं, ये इनके जो अवशिष्ट होते हैं उनको जब सूक्ष्म जीव खा जाते हैं, उनको गला देते, सड़ा देते हैं, तो उससे जो प्राप्त होता है उसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का निर्माण पादपों, जीवों, जंतुओं के अपशिष्टों से होता है, उनके सड़े गले भागों से होता है, सड़े गले चीजों से। जैसे पादप के पत्ते जमीन का नीचे पड़ा, सड़ा गला, उससे ह्यूमस का निर्माण होता है। जीव, कोई भी जीव मरा, फेंक दिया गया तो उसको सड़ने गलने के बाद या उसके अपशिष्ट को फेंका गया तो वो सड़ने गलने से ह्यूमस का निर्माण होता है। उसी तरह जंतु से। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में पाया जाता है?
तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो झारखंड में मुख्यतः 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। थोड़ा सा ऊपर इरेज करना पड़ेगा हमें क्योंकि मुझे जगह चाहिए। 5 प्रकार की मृदा जो पाई जाती है उन पांचों का नाम जानेंगे। अब मुख्यतः कहाँ पाया जाता है सो, जैसे पहला नंबर, तो पहला में क्या आएगा? लाल मृदा या लाल मिट्टी भी हम लोग इसको कहते हैं। तो लाल मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? दामोदर घाटी बोलता है, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी हो गया। और राजमहल के भी थोड़ा सा एरिया में पाया जाता है। दूसरा है माइका, माइका युक्त, माइका युक्त मृदा में क्या होता है? जैसे अभ्रक जिसमें पाया जाता है, तो ये कहाँ मुख्यतः पाया जाता है? कोडरमा हो गया, हजारीबाग में भी आता है, और गिरिडीह, कोडरमा हजारीबाग गिरिडीह के एक पट्टी है उसी में ये पाया जाता है। उसके बाद इसी में एक आता है मंदार पर्वत। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि मंदार पर्वत झारखंड में या कहीं और होगा तो कहाँ पाया जाता है? झारखंड में मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है, ये आपको ढूंढना है। तो लाल माइका युक्त हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग बालुई मृदा। तो बालुई मृदा मुख्यतः हजारीबाग और धनबाद, हजारीबाग और धनबाद। चौथा नंबर काली मृदा, ये कहाँ पाया जाता है? झारखंड में मुख्यतः या सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वह है राजमहल क्षेत्र में, राजमहल के क्षेत्र में काली मृदा पाया जाता है। और 5वां नंबर कौन बच गया? वो बच गया जलोढ़ मृदा, ये जिसको हम जलोढ़ मृदा भी पाया जाता है, लेकिन जलोढ़ मृदा का जो है ना, जलोढ़ मृदा भी यहाँ पाया जाता है। ऐसा बात नहीं कि जलोढ़ मृदा नहीं पाया जाएगा, लेकिन जलोढ़ मृदा आपका बुक में नहीं बोला। और जलोढ़ मृदा पाया जाता है तो थोड़ा सा पाया जाता है, वो है साहेबगंज का क्षेत्र में। तो लेटेराइट मृदा 5वां नंबर, लेटेराइट, जहाँ अधिक बारिश होती है उस एरिया में ये लेटेराइट मृदा पाया जाता है। तो लेटेराइट का अगर आपको ध्यान में होगा तो लेटेराइट मृदा जो है पलामू बोलता है, और संथाल क्षेत्र बोलता है, पश्चिमी और पूर्वी सेबू भी बोलता है। जो क्लास 8 की पुस्तक है उसमें बोलता है कि लेटेराइट मृदा पलामू क्षेत्र में भी, संथाल क्षेत्र में भी, पश्चिमी पूर्वी सेबू में भी पाया जाता है। ये 5 प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है इसको आपको पता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक, मतलब मृदा निम्न हो रहा है, उसका स्थिति घटते जा रहा है, तो क्या उसमें उसको और डाउन कौन कर रहा है? निम्नीकरण में और कौन मदद कर रहा है? तो बहुत सारे पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट वनोन्मूलन, वनोन्मूलन ये क्या होता है? पेड़ों की कटाई। दूसरा अतिचारण, तो मृदा निम्नीकरण के कारक में आया वनोन्मूलन, अतिचारण। फिर मैंने बताया था ऊपर कि रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग से क्या होता है? मृदा का निम्नीकरण होता है। और भी है वर्षा का दोहन और भूस्खलन और बाढ़, भूस्खलन और बाढ़ भी जो है
बाढ़ भी जो है वह मृदा के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। मृदा का जो अंतिम टॉपिक है, अब जब निम्नीकरण हो गया तो इसको बचाना भी तो जरूरी है। तो कैसे बचाएंगे? तो मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां में मृदा संरक्षण की कुछ प्रमुख विधियां मुख्यतः 4 विधि है। समुच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, फसल आवर्तन और नियंत्रित पशुचारण। ये 4 विधि का उपयोग करेंगे तो मृदा का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। चलिए इन सारे के बारे में विशेष जानकारी वो और लेना होगा तो एक बार बुक पढ़िएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा, फिर आपको नए वीडियो में अवेलेबल आएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आगे बढ़ना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। मेरे वीडियो पर अगर आप पहली बार या अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।